वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मुस्कान। तो सबसे पहले बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो हमें लेके जाने होते हैं पासपोर्ट अपॉइंटमेंट डे वाले दिन। आपको इम्पॉर्टेंट है लेके जाना अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड एक तो होता है जो छोटा वाला पार्ट होता है, मतलब मिनी वाला वर्जन। एक होता है उसका फुल बॉडी वाला, मतलब जो A4 साइज़ का हाफ, ऐसे सीधा हाफ वाला पार्ट होता है, तो वो बड़ा वाला लेके जाना है आपको। और उसके साथ आपको अपना टेंथ की मार्कशीट लेके जानी होती है। कई जगहों पे और कई सारी वीडियोस में लोग बताते हैं कि आपको अपना टेंथ का पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है, तो मैं भी कंफ्यूज थी इस चीज़ के बारे में। एक तो वो वाला सर्टिफिकेट होता है आपके पास क्लास टेंथ का, जिसमें केवल आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, आप और आपका नाम होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, उसमें कोई मार्क्स नहीं लिखे होते हैं। एक्चुअल में तो पासिंग सर्टिफिकेट वही है, बट जो मार्कशीट है आपकी वो वाली होती है जिसके अंदर सब्जेक्ट्स के साथ आपके मार्क्स भी होते हैं। तो मैं लेके तो दोनों गई थी जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि मैं थोड़ी कंफ्यूज थी और मैं दोबारा नहीं चाहती थी कि मैं एक दिन जाऊँ वो वेस्ट हो और फिर से मुझे दूसरे दिन आना पड़े। तो उन्होंने मुझसे जो लिया था वो मार्क्स वाला जो डॉक्यूमेंट है वो लिया था, जिसके अंदर मार्क्स भी हैं, नाम भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, ये सब है। और इसके अलावा जो उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट मांगा था वो था पैन कार्ड। पैन कार्ड जो है उसको आप, अगर आपके पास नहीं है तो आप अदर डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हैं, जैसे कि अपना वोटर आईडी कार्ड ले जाओ, या आप अपनी ये बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाओ। अब कौन सा डॉक्यूमेंट किस चीज़ के लिए है, क्योंकि क्राइटेरिया तो तीन है ना। एक में वो आपका डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे एक डॉक्यूमेंट के थ्रू, एक डॉक्यूमेंट के थ्रू वो आपका नॉन ECR चेक करेंगे। नॉन ECR और ECR में ये होता है, ECR स्टैंड्स फॉर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। अगर आपने टेंथ क्लास से कम पढ़ाई की है तो आपको जो पासपोर्ट मिलेगा वो होगा ECR, मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। ये एक इमिग्रेशन की लेयर होती है कि आपको एक्स्ट्रा चेकिंग होगी। उसके अलावा नॉन ECR उन लोगों का होता है जिन्होंने टेंथ या टेंथ से अबव पढ़ाई की होती है, तो उन केसेस में नॉन ECR बनता है। मेरे वाले केस में नॉन ECR था, तो उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि भाई मैंने टेंथ और टेंथ से ऊपर की पढ़ाई की है, तो मुझे जो डॉक्यूमेंट देना वो डॉक्यूमेंट है मेरा टेंथ क्लास का डॉक्यूमेंट। उससे अब आपको ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की या ट्वेल्थ की मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट ये कुछ नहीं है, वो एक्सेप्ट करते हैं आपको। अगर नॉन ECR आपका पासपोर्ट है तो आपको टेंथ की ही मार्कशीट लेके जानी है या पासिंग सर्टिफिकेट, दोनों ले जाओ जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। तो उसके अलावा जो बचता है एक है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए वो आपका आधार कार्ड देखते हैं। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी और उन सारी वीडियोस के बाद मुझे ये लगा कि मुझे थोड़े ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए, ताकि मतलब वो है डिले ना हो चीज़ें। तो मैं जो चीज़ें लेके गई थी वो मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेके गई ही थी, साथ में उनकी फ़ोटोकॉपीज़, दो फ़ोटोकॉपी रेकमेंड करते हैं यूजुअली, तो मैं अपने साथ दो तीन फ़ोटोकॉपीज़ लेके गई थी। उसके अलावा बहुत बार लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हमें अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी होती है, क्योंकि आई थिंक ये चीज़ जो है वो छोटे बच्चों माइनर के केसेस में है। जो अडल्ट हैं प्लस 18+ है उनको ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं होता। मैं लेके गई थी साथ में, पर कुछ ज़रूरत पड़ी ही नहीं कहीं पे भी। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी ज़रूरत आपको पड़ती है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपने जब ऑनलाइन अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे ना एक एप्लीकेशन फॉर्म वो आता है, एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट, जिसमें होता है आपका बार कोड, ऊपर और नीचे की तरफ बार कोड मेंशन होगा। तो आपको वो वाले का फ़ोटोकॉपी लेके जाना है। मैं भी लेके गई थी और उसको उन्होंने देखा, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट तो इकट्ठा हो गए हैं, अब अपॉइंटमेंट वाले दिन पर होगा क्या। तो आपका जो भी टाइमिंग है आपको मोबाइल पे मैसेज आ जाता है SMS के थ्रू। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं SMS के थ्रू मैसेज ही नहीं आया। तो जो जो पोर्टल है वहाँ पे आपको लिखना होता है, मतलब एक ऑप्शन होता है सेलेक्ट करने का कि जो अपॉइंटमेंट डेट है और टाइम है वो आपको SMS के थ्रू भी चाहिए अपने फ़ोन पे। तो अगर आप उसको सेलेक्ट करते हैं तो आपको SMS के थ्रू अपने जो भी नंबर आपने दिया है उस पर अपॉइंटमेंट का टाइम और अपॉइंटमेंट की डेट आ जाएगी। अगर आपने वो सेलेक्ट नहीं किया है तो आपकी ईमेल आईडी पर आपकी जो अपॉइंटमेंट की डेट और टाइमिंग है वो आ जाएगा। तो जब
जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट डे होता है उस दिन आपको जो भी टाइम उस पर दिया हुआ होता है, एक होता है रिपोर्टिंग टाइम और एक होता है जब आपका एक्चुअल में पूरा प्रोसेस टाइम का जो काम है वो स्टार्ट होगा। तो उसमें रिपोर्टिंग टाइम और प्रोसेस स्टार्ट होने में 15 मिनट का डिफरेंस रहता है। तो आप कोशिश करें, मतलब ये ज़रूरी ही है क्योंकि अगर आप टाइम से पहुँचेंगे तो ही आपका प्रोसेस स्मूथली और पूरा हो पाएगा। ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे लोग टाइम से नहीं पहुँचते हैं, उनको कंसिडर नहीं किया जाता है, तो पूरा दिन आपका वेस्ट जाएगा क्योंकि ट्रैवल करके जाना होगा और भी अपने XYZ काम छोड़ के लोग जाते हैं, तो वो एक पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। बेटर है आप टाइम से पहुँचे, पहले पहुँच जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में पहुँच रहे हो तो दिक्कत ही दिक्कत है क्योंकि काम होगा नहीं। तो आपको टाइम से पहुंचना है। दूसरी चीज़, आपका जो वो फ़ोन में मैसेज होता है या मेल आईडी में वो लिखा होता है डेट और टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट है, आप गेट पे जो पासपोर्ट ऑफिस है उसके गेट पे एक गार्ड खड़ा होता है, आप उसको दिखा दो तो वो आपको एंट्री दे देगा। अब कुछ केसेस यहाँ पर ऐसे हैं जिन पासपोर्ट सेवा केंद्र में जो गार्ड है वो आपकी जो फिज़िकल रिसिप्ट होती है, मतलब एक प्रिंट आउट ऑफ दैट रिसिप्ट वो देखते हैं और तभी आपको एंट्री देते हैं। तो आप रिस्क ना लें, और क्योंकि आपको वो बारकोड वाली रिसिप्ट जो है उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए ही चाहिए होती है, तो आप उसको अपने साथ लेके जाएं क्योंकि उस पर भी नीचे की तरफ ना मेंशन होता है कि आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है, तो आप दोनों तरफ से यू विल बी सेफ़। तो मेरे केस में गार्ड ने मोबाइल पे मैसेज देख के ही वॉज ओके एंड उसने मुझे अंदर जाने दिया। अब जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पे ना काउंटर्स होते हैं, जैसे काउंटर 1 2 3 4 5 6। अब इनके ऊपर लिखा होता है कि ये काउंटर है किस चीज़ के। एक होता है इंक्वायरी का काउंटर, एक होता है सीनियर सिटीज़न का काउंटर, एक दो होते हैं टोकन के काउंटर। तो वो जो टोकन वाला काउंटर है ना, आपको उसमें लाइन में लगना है क्योंकि बहुत भीड़ होती है, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू फॉलो अपना सीक्वेंस। उस हिसाब से जब आपका नंबर आएगा वहाँ पे तो आपको अपने जो फ़ोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट हैं और अपने जो ओरिजिनल वाले डॉक्यूमेंट है वो दोनों ही वो पर्सन देखता है, और आपका वो जो बार कोड वाला एप्लीकेशन रिसिप्ट फॉर्म है वो भी वो देखता है। तो वो सारी चीज़ें जब वो देख लेते हैं उसके बाद ये सारा जो प्रोसेस है ना, ये मैं बता रही हूँ जब न्यू आपका पासपोर्ट बनता है उसके लिए। रिन्यूअल का मुझे नहीं आइडिया है। तो जब वो आपके सारे डॉक्यूमेंट देख लेता है, वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ठीक है, तो आपको वहाँ पर आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं फ़ोटोकॉपी वाले और वो एप्लीकेशन रिसिप्ट, उनको वहाँ पे स्टेपल कर दिया जाता है और आपके एप्लीकेशन रिसिप्ट पे एक नंबर लिखा जाता है। इट्स काइंड ऑफ अ आइडेंटिटी नंबर, जिससे आगे का जो प्रोसेस है उसमें आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो उस नंबर से डिसाइड होगी। मतलब आपका नाम नहीं लेते हैं, वो नंबर के थ्रू आपका जो भी प्रोसेस होगा वो होना होगा। तो नंबर जो होता है वो इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट एंड ऐसे न्यूमेरिकल्स। तो वहाँ के बाद आपको फर्स्ट सेक्शन में जाना होता है। यूजुअली लोग बताते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस में ऐसा भी बताया गया है कि 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A B C। तो जो सेक्शन ए है, जब आपको टोकन नंबर मिल गया, वो टोकन नंबर ऐसे टोकन नहीं पकड़ाते हैं आपको, वो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर लिखते हैं। तो जब वो उस पर लिख देंगे जो भी नंबर है आपका, फिर आपको जैसे आप थोड़ा अंदर जाएंगे वहाँ पे ना सिटिंग एरिया होता है, चेयर्स लगी हुई होती है वहाँ पर, और वहाँ पे ना 2 डिस्प्ले स्क्रीन होती है। तो उन डिस्प्ले स्क्रीन पर ना नंबर्स कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, और साथ में एक गार्ड जो है वो अनाउंसमेंट भी कर रहा होता है कि टोकन नंबर मे बी N790 समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से टोकन नंबर आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर एप्लीकेशन रिसिप्ट के ऊपर जो लिखा है वो टोकन नंबर उस डिस्प्ले पे कंटिन्यूसली देखते रहना होता है। अब ऐसा मत करने लग जाना कि कुछ और ख्यालों में लग गए, या फ़ोन बात करने लग गए, या गेम खेलने लग गए, या स्क्रॉल करने लग गए, तो वो मिस हो जाएगा क्योंकि वो पूरे टाइम के लिए वहाँ पर नहीं लगा रहता है जो टोकन नंबर है आपका। तो आपको केयरफुली वहाँ पर उस चीज़ को देखते रहना होता है। तो वहाँ पर उस डिस्प्ले पे जैसे ही आपका नंबर डिस्प्ले होगा ना, उस नंबर के आगे एक काउंटर नंबर लिखा होता है। काउंटर नंबर जो है इट कैन बी, वहाँ पर जितने टोटल काउंटर्स होते हैं ना उनके हिसाब से वो नंबर होता है। जैसे मान लो आपको मिल गया A21, तो A21 काउंटर जो है वहाँ पर जैसे जैसे एक ऑफिस में सेक्शंस बने होते हैं ना टेबल चेयर के साथ, हर एक इंडिविजुअल आपको वहाँ पे कुछ काम कर रहा होता है, तो सिमिलरली ऐसे ही काउंटर्स होते हैं। तो वहाँ पर जब आपका नंबर आ जाएगा आपको उस पर्टिकुलर काउंटर पे जाना है, और वहाँ काउंटर पे जाने के बाद आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल, क्योंकि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्टेपल नहीं करते हैं, तो आपको वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिनकी फ़ोटोकॉपी आपकी लगी है वो सारे दिखाने होते हैं। अब जो सारे डॉक्यूमेंट आपके टोकन वाली लाइन है ना, वहाँ पे जो स्टेपल हुए थे यहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट अनस्टेपल कर दिए जाते हैं, और उन सारे ही डॉक्यूमेंट्स पे आपके साइन करवाए जाते हैं।
फ़ोटोकॉपी पे। फ़ोटोकॉपी के अलावा वहाँ पर आपका फ़ोटो लिया जाता है कैमरे के थ्रू, और एक वो होता है डिजिटल सिग्नेचर करने जैसा होता है ना सेटअप, तो वहाँ पे पेन होता है और उससे आपको साइन करने होते हैं जो उनकी स्क्रीन पे आ जाते हैं वो। उसके अलावा आपकी वहाँ पे थंब प्रिंट और फिंगर प्रिंट लिए जाते हैं। बहुत बार मैनी केसेस में लोगों के आ नहीं पाते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो कई बार वो लोग थंब प्रिंट और फिंगर प्रिंट लेते हैं जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए और वो सेटअप में ना आ जाए उनके। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं और जो आपकी फ़ोटोकॉपी है, दोनों को साथ साथ में स्कैन करते हैं। मतलब जैसे आधार कार्ड का इधर वाला पार्ट है और जो आपकी फ़ोटोकॉपी है उस पर भी इतना ही पार्ट होगा, तो बीच में देयर इज सम स्पेस, तो वो दोनों को साथ में रख के अपने जो वो होता है उनका कंप्यूटर और फ़ोटो कॉपी वाला जो सेटअप होता है उसके अंदर वो डालते हो, साथ में उन दोनों को स्कैन करते हैं। और वहाँ पे एक डिस्प्ले उनकी तरफ होती है और एक डिस्प्ले हमारी तरफ होती है, जो हम देख सकते हैं कि व्हाट दे आर डूइंग। तो इस सारे प्रोसेस के बाद आपको वो बोल देते हैं कि अब आप दूसरे काउंटर पे जाइए। अब जैसे ही ये सारे ए वाले काउंटर सेक्शन जो ए है वहाँ पर जितने भी काउंटर है ना उन सबका नाम ए और उसके आगे नंबर लिखा होगा। जो डॉक्यूमेंट आपके अनस्टेपल किए थे ए सेक्शन पे वो आपको वहीं पे फिर से वो स्टेपल कर क्योंकि उनको साइन कराने होते हैं और स्कैन कराने होते हैं, तो उसके लिए वो अनस्टेपल करना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद जब ये सारा काम हो जाता है, स्कैन वगैरह वो कर लेते हैं साइन कराने के बाद, तो वो फिर से उन डॉक्यूमेंट्स को स्टेपल करके आपको दे देते हैं। वो 3-4 पेजेस होते हैं फ़ोटोकॉपी वाले। तो आप सेक्शन बी में जब वेट करते हैं, जैसे ही आपका जो टोकन नंबर है वो फिर से डिस्प्ले स्क्रीन पर आता है, तो आप जो भी काउंटर नंबर आया आप उस काउंटर नंबर पे जाते हैं। जैसे मान लो B10 आ गया, तो B10 पे जब आप जाओगे वहाँ पे आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब अब वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है क्योंकि इतने सारे लोग उनके पास आ रहे हैं। किसी से पूछ सकते हैं कि भाई किस लिए बनवा रहे हो, या जो तुम अभी प्रेजेंटली कर रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे थे बहुत ही सिंपल से, रिलेटेड टू व्हाट आई डू राइट नाउ एंड माई एजुकेशन, ये सब। तो उन्होंने फिर मुझे बोल दिया ठीक है आपका हो गया अब आप जाओ। क्योंकि मैं पहले से ही बहुत सारी वीडियोस देख के गई थी तो मुझे तो ये पता था सेक्शन ABC होता है, तो इन्होंने तो मुझे बी में ही बोल दिया कि आप अपने घर जाओ। तो आई गॉट लिटिल कन्फ्यूज्ड। मैंने उन सर से भी पूछा कि सर C सेक्शन में नहीं जाना है क्या मुझे, उन्होंने बोला नहीं। तो बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि मुझे था भाई मुझे फिर से नहीं आना है एक और बार यहाँ पे काम को कराने के लिए, मुझे आज ही सारा कंप्लीट करना है। तो फिर मैंने वहाँ पे गार्ड से पूछा जो अनाउंसमेंट करता है, उसने मुझे बताया कि जो सेक्शन A और सेक्शन B अगर आपका नॉर्मल पासपोर्ट है तो आपको इतना ही जाना है। जो सेक्शन C है वो यूजुअली होता है तत्काल पासपोर्ट वालों के लिए। तो इतना ही सब जो है पूरा प्रोसेस हुआ उस दिन। एंड उसके कुछ घंटों के बाद ही मुझे मोबाइल पे SMS आ गया कि जो एप्लीकेशन इट हैज़ बीन ग्रांटेड, और फिर पुलिस वेरिफिकेशन होगा। उसके अलावा सेम चीज़ मुझे मेरे ईमेल आईडी पे भी आई, और ईमेल आईडी पर ना साथ में एक रिसिप्ट भी आई। उस रिसिप्ट में लिखा था ऊपर मेरा टोकन नंबर, जिससे मेरी आइडेंटिटी वो पूरे प्रोसेस में चलती रही। एंड उसके बाद कि वेदर फ़ी टेकन NA और ECR नो, और एनी पेनल्टी नॉट एप्लीकेबल। तो इस तरीके की चीज़ उसमें लिखी थी, और उसमें नीचे ये भी लिखा था कि जो भी मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और पासपोर्ट सॉरी फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो सब चीज़ें मुझे अपने पुलिस वेरिफिकेशन में लेके जानी है। तो आई थिंक कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक और मैं डाउट बताती हूँ जो मैंने वहाँ पर लोगों को फेस करते हुए देखा। तो लोग वैसे तो बहुत दूर से आते हैं, ट्रैवल करके आते हैं, टाइम निकाल के आते हैं, पर जब उनका कोई डॉक्यूमेंट ना होना तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गो बैक, और फिर उनको अगली डेट लेनी होती है। तो मेरे सामने ये हुआ कि जो लोग हैं जिनकी अरेंज मैरिज थी उनसे भी मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जाता है अगर वो अपने स्पाउस का नेम ऐड कराना चाहते हैं पासपोर्ट में, या ऐसा कुछ मतलब कुछ सिनेरियो होता है जहाँ पर अगर आपका कुछ भी काम स्पाउस से रिलेटेड है इन रिलेशन टू पासपोर्ट, देन यू हैव टू कैरी आ मैरिज सर्टिफिकेट इवन इफ़ यू आर हैविंग अ अरेंज्ड मैरिज। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं तो फिर आपको दूसरी डेट लेनी होती है अपॉइंटमेंट की, और यूजुअली अपॉइंटमेंट की डेट्स 1 महीने बाद तक मिलती हैं, और उससे भी ज़्यादा पीछे जा सकता है टाइम। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी जो अपॉइंटमेंट का टाइम है उस पर, अपॉइंटमेंट का डे है उस पर टाइम से पहुँचें। नाउ बहुत बार ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर कोई अर्जेंट काम आ जाए और मेरी अपॉइंटमेंट का डे है तो मैं क्या करूं। तो आपको पोर्टल पे, मतलब जहाँ पे वेबसाइट, अगर आप वहाँ पे जाएं तो वहाँ पर लिखा होता है रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट, तो आप वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर सकते हैं। देयर इज़ नो फी फॉर दैट। सो इतने सब के बाद अगर कोई भी डाउट बचता हो तो यू कैन मेंशन दैट in the comment box, and I would be more than happy to answer all of that. If the video was helpful, give it a thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel. Thank you.